Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक हमने नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करना है कि उसमें रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। तो रेस्पिरेशन का यहाँ मतलब क्या होगा कि उसका सांस अंदर कैसे जा रहा है, टिश्यू तक कैसे पहुँच रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दोबारा वापस बॉडी से बाहर जा रही है। तो इसमें ये सारे प्रोसीजर को हमने डिस्कस करने हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। लास्ट लेक्चर में जो हमने दो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उसमें एक बात कही थी कि दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि उनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। लेकिन कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। उन ऑर्गन्स को हमने डिस्कस करने के वो काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, कॉकरोच हैज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। तो कॉकरोच के पास बाकायदा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन मूव करती हुई सेल तक पहुंचेगी और प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के ज़रिए से बाहर आएगी। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले आपको ये कॉकरोच नज़र आ रहा है। तो कॉकरोच बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक ऐसा इंसेक्ट है जिसको हम डेली बेसिस पे, या आप कह सकते हैं कि हमारे घरों में इसकी बहुत ज़्यादा बहुतात होती है। ठीक है। और कॉकरोच के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं, 95% दुनिया की जो औरतें हैं उनको कॉकरोचोफोबिया होता है कि उनको कॉकरोच से डर लगता है। हालांकि हैरान कुन बात यह है कि कॉकरोच हार्मलेस है, कि इसके अंदर कोई जहरीली चीज़ नहीं है कि इसके काटने से कोई इंसान बीमार हो जाए या कुछ हो जाए। तो ये बिल्कुल हार्मलेस ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसके बावजूद 95% दुनिया की जो औरतें हैं उनको कॉकरोचोफोबिया होता है कि उनको कॉकरोच से डर लगता है। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है। तो हमने रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को अगर हम देखें तो कॉकरोच जितने भी इंसेक्ट है, कॉकरोच वन ऑफ द इंसेक्ट, उनकी बॉडी 3 पोर्शन में डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर वाला पोर्शन इनका हेड रीजन होता है, फिर उनका सीना, फिर उनका पेट। तो ये जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी ये 3 पोर्शन में लाजमी डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसके बाद कॉकरोच की अगर हम इसको सीक्वेंस के साथ लेके चलें इस टॉपिक को, तो कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुंह के ज़रिए से सांस नहीं लेता, कि मुंह के ज़रिए से इसने हवा को लेके जाना, मुंह के ज़रिए से हवा को बाहर निकालना, ये नहीं करता। बल्कि इसकी जो साइडें हैं वहाँ कुछ ओपनिंग्स मौजूद होती हैं। वो ओपनिंग इसके हवा को अंदर लाने में और हवा को बाहर निकालने में मदद करती हैं। तो हमारे पास इन ओपनिंग्स को स्पाइरकल्स कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर स्पाइरिकल, हाउ दीज आर अरेंज, कि इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो सबसे पहले मेन ट्रेकिया कम्युनिकेट एक्सटीरियर बाय 10 पेयर ऑफ अपर्चर कॉल्ड स्पाइरिकल्स। ट्रेकिया सांस की नाली को कहा जाता है। तो ये हमारे पास है ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया हवा की जो नाली है, ये बाहर से हवा जिन सुराखों के ज़रिए से लेती है। कम्युनिकेट एक्सटीरियर का मतलब है कि बाहर के साथ, ये एक्सटीरियर बाहर को कहते हैं, कम्युनिकेट ताल्लुक है। ठीक है। तो इन छोटे छोटे सुराखों के अपर्चर सुराख को कहा जाता है। और इनकी तादाद कितनी है? 10 पेयर्स। अच्छा, यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है पेयर वाली, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे मैं अगर क्वेश्चन कर दूँ कि कॉकरोच के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने हैं, तो इसका जवाब होगा 20। अगर मैं पूछूं कि कॉकरोच के अंदर कितने स्पाइरकल्स के पेयर हैं, तो इसका जवाब होगा 10। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो इसकी मेन ट्रेकिया है, जो इसकी सांस की नाली है, ये बाहर इसका ताल्लुक है कि बाहर से हवा लेती है, बाहर हवा देती है, और ये हवा जिन सुराख के ज़रिए से अंदर आती है उनकी तादाद 10 पेयर है। अपर्चर सुराख को कहा जाता है। ठीक है। तो इन सुराख का जो साइंटिफिक नेम है वो स्पाइरिकल्स है। यानी ये मैंने 10 इधर ड्रा किए, 10 इधर, तो ये टोटल कितने हो गए? 10 पेयर्स या 20 हो गए। ठीक है। आगे इनकी अगर हम अरेंजमेंट की बात करें
तो सबसे पहले ये जितने भी सुराख हैं ये कॉकरोच की साइड्स में हैं। जैसे हमारी ये वाली साइड्स है, तो कॉकरोच की ये वाली जो साइड है इसमें ये मौजूद है। 10 एक साइड पे है, 10 दूसरी साइड पे, तो ये 10 पेयर्स होंगे। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अपनी बात याद रखनी है कि इन 10 में से 2 पेयर सीने में है, थोरैक्स, और जो रिमेनिंग 8 पेयर हैं वो एब्डोमेन, पेट के अंदर है। तो ये इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो अगर हम इनके अरेंजमेंट की बात करें, प्रेजेंट इन लेटरल साइड्स ऑफ द बॉडी, के बॉडी की साइड्स में लोकेटेड है। 2 पेयर थोरैक्स में है, 8 पेयर एब्डोमेन में। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि 4 थोरैक्स में है, 16 एब्डोमेन में है। ठीक है, बाद दफ़ा ये पूछ के टोटल नंबर ऑफ स्पाइरकल्स विच आर लोकेटेड इन थोरैक्स, तो आपने अमाउंट बतानी है। तो इसकी तादाद कितनी होगी? अगर टोटल पूछा जाए तो 4 होगी, अगर पेयर पूछे जाए तो 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़े से ये पेयर वाले का क्वेश्चन होते हैं, इन पे अगर कोई इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने लाजमी देखना है कि पेयर पूछा गया या टोटल पूछा गया, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब इनके ज़रिए से हवा दाखिल हो जाती है तो फिर ये सांस की नाली जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, उसमें चली जाती है। ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया मज़ीद तकसीम होता है। तो मज़ीद तकसीम होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं ट्रेक्यूल्स। और ट्रेक्यूल्स का जो एंड है वो आगे से बंद है। ठीक है, और बंद एंड के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्लाइंड डक्ट, बंद नाली। ठीक है, और ये जो बंद नाली है ये फिल है, ये फिल यानी फ्लूइड फील्ड है, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड है। तो जो ऑक्सीजन स्पाइरकल से, ट्रेकिया से होती हुई, ट्रेक्यूल से होती हुई आके इसमें आके क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, इसमें डिसॉल्व हो जाती है। और फिर ये जो हमारे पास ट्रेक्यूल्स के एंड है ये टिश्यू के साथ कनेक्टेड है या ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया, और फिर वो ऑक्सीजन ऑर्गन या टिश्यू में चली जाती है। यानी आप ये समझ लें कि सबसे पहले ट्रेकिया स्पाइरकल से हवा लेता है, ट्रेक्यूल्स जो मज़ीद ब्रांचेज जब उसकी बनती है तो अब इसको हम ट्रेक्यूल्स, छोटी हवा की नाली को ट्रेक्यूल्स कहा जाएगा, बड़ी हवा की नाली को ट्रेकिया कहा जाएगा। अब ये जो ट्रेक्यूल्स है इसका जो एंड है वो बंद है आगे से। ठीक है, तो इस वजह से ये दीवार से डिफ्यूज़ होके, तो यहाँ पे हम डिफ्यूजन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डिफ्यूज़ होके ये टिश्यू में जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और, ये जो ट्रेकिया है इसकी जो दीवारें हैं ये काइटिन से मिलके बनी है। ये किससे मिलके बनी है? काइटिन से मिलके बनी। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखें। इसको थोड़ा सा अगर हम थ्योरेटिकली अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन ट्रेकिया है, यानी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे बाहर ओपनिंग को स्पाइरकल्स कहा गया। उसके बाद ट्रेकिया आता है, एयर ट्यूब्यूल्स का ट्रेकिया लाइन बाय द काइटिन, और इसकी दीवारें किससे बनी होती है? काइटिन जो एक पॉलीसेकेराइड है उससे मिलकर बनी होती है। अच्छा, उसके बाद जब द मेन ट्रेकिया जो बड़ी हवा की नाली है डिवाइड एंड सब डिवाइड, वो तकसीम होती है, फिर मजीद तकसीम होती है, बड़ी ब्रांच बनती है, फिर उससे छोटी ब्रांचेज, फिर उससे छोटी ब्रांचेज बनती है, फॉर्म थिन वॉल्ड वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत बारीक सी ट्यूब्यूल जब बना देती है उनको ट्रेक्यूल्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब इस ट्रेक्यूल्स के अंदर फ्लूइड होता है, ट्रेक्यूल्स एंड इनटू ब्लाइंड डक्ट। तो जो ट्रेक्यूल्स है इनका जो एंड है वो आगे से बंद है एंड पार्टली फिल्ड विद द फ्लूइड, और फ्लूइड के साथ भरा हुआ है और उसमें जाके ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। अब ये जो फ्लूइड है फिर ये टिश्यू और ऑर्गन के इर्द गिर्द मौजूद होता है, और फिर ये फ्लूइड क्या करता है? ये टिश्यू और ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। यानी दोबारा अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो स्पाइरकल से हवा ट्रेकिया में आई, ट्रेक्यूल से होती हुई फ्लूइड में आई, फ्लूइड से टिश्यू में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड इसके रिवर्स में होगी। अच्छा, सवाल ये है कि अब हवा कब अंदर आएगी कब बाहर ही आएगी? जैसे हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि सांस अंदर क्यों जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बाहर क्यों निकलता है, उनके सारी मैकेनिक्स को डिस्कस करें। तो इसकी अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉकरोच की बॉडी है, कॉकरोच की बॉडी, उसके ख़ास तौर पर जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है इसमें काफ़ी सारे मसल्स लगे होते हैं, और इन मसल्स की अरेंजमेंट है डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल से क्या मुराद? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कॉकरोच है,
इसकी जो साइडें हैं, जो आप अंगूठे की और ये जो रिंग फिंगर है इसकी तरफ, जो ये लेटरल साइड है, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह कर दें तो ऊपर वाली साइड डॉर्सल होगी और नीचे वाली साइड वेंट्रल होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूं कि ऊपर वाली साइड, पहले हम यहाँ इसको ड्रा कर लेते हैं, इसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन, एब्डोमिन, थोरैक्स और ये इसका हेड, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं ये इस तरह अरेंज होते हैं डॉर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ, डॉर्सल से वेंट्रल साइड की तरफ अरेंज होते हैं। और ये मसल बड़े इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलैक्स करते हैं तो एब्डोमिन एक्सपेंड कर जाता है और एक अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खला बन जाता है। उस खला को पुर करने के लिए बाहर की हवा अंदर आती है। और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब ये हवा से भरा होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हवा के ऊपर एक प्रेशर लगेगा, वो बाहर चली जाएगी, ठीक। यानी आप कह सकते हैं जो कॉकरोच का एब्डोमिन है वो इन मसल्स के डॉर्सो वेंट्रल से मुराद है, ऊपर से जो नीचे मसल अरेंज है, जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये एब्डोमिन ऐसे एक्सपेंड कर देगा। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एब्डोमिन ऐसे यानी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक हो गया। तो जब ये एक्सपेंड करेगा खला पैदा होगा, उस खला को फिल करने के लिए बाहर से हवा अंदर आएगी। अब कॉकरोच का जो पेट है वो भर गया है हवा से। उसके बाद जब एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो अंदर हवा भरी हुई उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो हवा बाहर निकलेगी। तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अपने जहन में रखना है कि ये जो डॉर्सो वेंट्रल मसल्स का फंक्शन ये है कि इसी की वजह से हवा ट्रेकिया के अंदर आती है और ट्रेकिया से बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स क्या करते हैं कि एब्डोमिन को या तो एक्सपेंड करेंगे या उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इनकी डॉर्सो वेंट्रल से मुराद ये कि ऊपर से नीचे की तरफ ये अरेंज होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इंस्पायरेशन कैसे होगी, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव है, बेसिक जो लॉजिक है वो मैंने बता दी है कि सबसे पहले एब्डोमिन एक्सपेंड करेगा यानी डॉर्सो वेंट्रल मसल रिलैक्स करेंगे। अब आपने याद रखना टोटल हमारे पास 10 पेयर हैं, 2 थोरैक्स में है और 8 एब्डोमिन में है, पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब इंस्पायरेशन होती है तो एब्डोमिन एक्सपेंड करता है और फर्स्ट इंटीरियर 4 स्पाइरेकल ओपन, तो इन 10 में से 4 पहले खुल जाते हैं, यानी 1 2 3 4, तो ये 4 खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अंदर चूंकि खला क्रिएट हो गया, जब ये एक्सपेंड किया तो ये हवा ट्रेकिया के अंदर चली जाती है, ट्रेक्यूल से होती है इस फ्लूइड में ब्लाइंड डक्ट के जरिए से आप कह सकते हैं टिश्यू में चली गई। तो एब्डोमिन एक्सपेंड, पहले जो 4 पेयर हैं यानी 8, जो फर्स्ट 8 स्पाइरिकल में ओपन हुए, एयर रशेज इनटू द ट्रेकिया एंड ट्रेक्यूल्स, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सपायरेशन कैसे होगी, जो एब्डोमिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद पहले जो एंटीरियर 4 है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जो फिर पोस्टीरियर 6 हैं 1 2 3 4 5 6 ये खुल जाएंगे। जब एब्डोमिन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हवा जो अंदर आ चुकी है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और वो हवा जब अंदर प्रेशर लगेगा तो वो हवा, ये तो बिल्कुल इसी तरह जैसे प्लास्टिक के बाल हो, ठीक है, उसका बाल अगर ओपन हो तो उसको प्रेस करें तो हवा बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह तो इसका जो एब्डोमेन जब प्रेस होगा तो हवा बाकी जो 6 हैं इनके ज़रिए से बाहर चली जाएगी। अब सवाल ये है कि 4 से अंदर क्यों आती, इनके ज़रिए से क्यों नहीं जाती, और ये वाले हमारे पास ये 4, ये असल में यूनिडायरेक्शनल वॉल्व्स होते हैं कि हवा को एक तरफ आने तो दे। हमेशा जब भी वॉल्व की बात आती है, जैसे साइकिल में वॉल्व्स लगे होते हैं तो आप हवा उसमें यानी साइकिल में जब पुश करते हैं हवा के, फिर अगर आप उस वॉल्व से वो जो आप कह सकते हैं ट्यूब को हटा भी लें तो हवा बाहर नहीं आती, क्योंकि वॉल्व का फंक्शन ही ये है, वो हमेशा फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखते हैं। तो पहले 4 भी ये इनलेट्स हैं, इस वजह से अंदर हवा आ सकती है, बाहर नहीं जा सकती, और ये इनसे बाहर जा सकती है, अंदर नहीं आ सकती, तो ये यूनिडायरेक्शनल वॉल्व होते हैं। तो एक्सपायरेशन में क्या हुआ कि एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट किए, पहले 4 बंद हो गए, उसके बाद जो नीचे वाले 6 हैं वो खुल गए और जो हवा के ऊपर एक प्रेशर लगा जिससे हवा ट्यूब्यूल से बाहर चली जाती है, ठीक हो गया। तो अगर हम पैसेज की बात करें तो स्पाइरिकल्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ट्रेक्यूल्स, उसके बाद टिश्यू सेल्स। तो आप ये समझें जो गैशियस एक्सचेंज हो रहा है,
हम हर जगह रेस्पिरेटरी सरफेस की, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए तो उसमें हमने रेस्पिरेटरी सरफेस, तो रेस्पिरेटरी सरफेस वो होती है जहां गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। तो गैसेस के एक्सचेंज इन ब्लाइंड डक्ट्स में हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेक्यूल्स और टिश्यू है, दे आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, दे आर द साइट। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से याद रखना है कि वो कौन सी जगह है जहाँ गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। तो ये वाली जो जगह है जहाँ गैसेस के एक्सचेंज हो रहा है, ट्रेक्यूल्स और टिश्यू सेल्स के दरमियान क्या होते हैं, गैसेस के एक्सचेंज। तो ये हमारे पास पैसेज है, स्पाइरिकल, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स और टिश्यू। उसके बाद अगर आप देखें कि हवा स्पाइरिकल से इंटर हुई, ट्रेकिया से होती हुई ये डायरेक्टली टिश्यू में पहुंच गई, तो कहीं भी ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। इस वजह से हम कह सकते हैं ब्लड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि ब्लड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कि आप कह सकते हैं कि ब्लड के जरिए से आपको टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंची या ब्लड के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आई। ब्लड का कोई रोल नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के अंदर। ठीक हो गया। इन शॉर्ट आप ये आखिरी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये बात याद रखेंगे, काकरोच कभी मुंह के जरिए से सांस नहीं लेता, वो हमेशा साइडों से सांस लेता है, और काकरोच में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ब्लड के जरिए से नहीं होती। तो ये दो बातें हैं जो आमतौर पे काकरोच के बारे में कही जाती। लेकिन एक पॉइंट और, हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए से होगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हमेशा ज्यादा होगी, बॉडी का वो जगह जहां से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होना है वहां कम होगी, तब वो जाके अंदर आएगी। उसके बाद अगर हवा ने बाहर जाना है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बाहर प्रेशर कम होना चाहिए। तो आम तौर पे ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा डेवलप किया जाता है। जब इंस्पायरेशन होती है तो इन्वायरमेंट में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके बाद स्पाइरिकल्स की तरफ हवा का प्रेशर कम होगा, ट्रेक्यूल्स में उससे कम होगा। इस वजह से हवा इन्वायरमेंट से स्पाइरिकल्स में आएगी और स्पाइरिकल से ट्रेकिया में जाएगी। जब एक्सपायरेशन नहीं होना है, जब एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, ट्रेकिया में ज़्यादा होगा, स्पाइरिकल्स में ज़्यादा होगा, बाहर हवा का प्रेशर कम होगा तो हवा बाहर आ जाएगी। तो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेवलप्ड, कि जब भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होना है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलप होना ज़रूरी है, कि एक तरफ हाई कंसंट्रेशन हो, दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन हो, तब ये गैसेस एक्सचेंज या मूवमेंट ऑफ एयर होती। क्योंकि हम बारहा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा गैसेस एक्सचेंज के लिए, मूवमेंट ऑफ गैसेस के लिए एक ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डेवलप बिटवीन एनवायरनमेंट, स्पाइरिकल ओपनिंग एंड ट्रेकिया। जब हवा ने अंदर आना, एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा होगा, स्पाइरिकल्स में कम होगा, ट्रेकिया में कम होगा, हवा अंदर आएगी। और जब एब्डोमेन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, हवा ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया से स्पाइरिकल के जरिए से बाहर चली जाएगी। तो हवा की मूवमेंट के लिए हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डेवलप होना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक के अंदर जो 3 बड़े शॉर्ट क्वेश्चन और 2 बड़े एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्पाइरिकल्स की तादाद आप लोगों ने हर मुख्तलिफ तरीक़ों से याद रखनी है। पहला तरीका क्या है, थोरैक्स में कितने पेयर हैं, 2, टोटल 4। एब्डोमेन में कितने पेयर हैं, 8, टोटल कितने, 16। जब इंस्पायरेशन होती है तो पहले 4 पेयर यानी 8 खुलते हैं, जब एक्सपायरेशन नीचे वाले 6 पेयर और यानी 12 खुलते हैं। तो ये याद। अच्छा, एक थोड़ा सा और अगर हम इस एमसीक्यूज को डिफिकल्ट कर दें तो तब भी आप लोगों ने समझना है। अगर मैं कहूं कि इंस्पायरेशन में कितने एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स ओपन होते हैं, जब इंस्पायरेशन होती है तो कितने एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स ओपन होंगे। तो पहले 4 का मतलब क्या, 2 थोरैक्स में है, 2 एब्डोमेन में है। ठीक है, 4। तो हमने टोटल की बात की तो इसका मतलब है 2 एब्डोमेन के इधर, 2 एब्डोमेन के इधर। तो जब इंस्पायरेशन होती है तो 4 में से 4 एब्डोमेन में है, 4 थोरैक्स में है, तो टोटल 8 होंगे या 4 पेयर होंगे, 2 थोरैक्स में। तो हमारे पास जो इंस्पायरेशन होती है उसमें नंबर ऑफ स्पाइरिकल जो एब्डोमेन के ओपन होते, टोटल की बात होगी तो 4, अगर पेयर की बात होगी तो 2। ठीक है, तो अगर इंस्पायरेशन में सिर्फ एब्डोमेन का पूछ लिया जाए तो ये 4 या फिर 2 पेयर। तो इस तरह के काफ़ी सारी ये जो तादाद है इसके बारे में तो बारहा दफ़ा
MCQs बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं और इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ी दफ़ा आ चुके हैं। एक तो बनता है कि व्हाट आर स्पायरिकल्स, इनकी अरेंजमेंट क्या है। ये बारहा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरह के मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कॉकरोच में कैसे होता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।